हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका आज के इस सेशन में बहुत स्वागत है। आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और आज ऑनलाइन क्लास है। कुछ कारणों से ऐसा करना पड़ा है, तो जो लोग ऑफलाइन के थे उन सबको भी आज ऑनलाइन आना पड़ा है। तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। यस, महेश प्रजापति, ज्योति, मनीषा, तनु, वर्षा पाल, यस, नीतू और ब्रजेंद्र, विक्की, सागर। तो मैं आप सबके नाम आज देख रहा हूँ। आज आप सब लोग ऑनलाइन हैं। सर, जो बुक का नाम लिखा है तो उसका पटना में नहीं मिल रहा है, उसका नंबर सेंड करें। विकास, जो बुक्स के जो लिस्ट हमने भेजे हैं वो नहीं मिल रहा है पटना में। अच्छा, ठीक है। तो आज तो मेरे पास नहीं है, कल मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करके बुक्स मंगवा सकते हैं। साजिद भी लिख रहे हैं कि बुक नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो कल मैं लिखवा दूंगा। सर, माइक्रो सिलेबस नहीं आया है अभी तक। अच्छा, आप में अपलोड नहीं हुआ है सिमरन। ओके, माइक्रो सिलेबस शुरू में अपलोड हुआ था, आप लोगों को नहीं मिला है। चलिए, मैं इसको कल आपको मिल जाएगा या क्लास के बाद मैं अपलोड करूँ। यस, गुड इवनिंग। गढ़ मुक्तेश्वर में भी नहीं मिल रही है। विक्की, सागर, ओके, गुड इवनिंग। यस, ब्रजेंद्र। तो मैं इस कोशिश करता हूं, और आप में से जो लोग प्रयागराज से जुड़े होंगे, इलाहाबाद से, आ, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे याद दिलाते रहिए, क्योंकि कल वहां सेमिनार था और उसमें मेरी शिकायत थी कि सर आप ऑनलाइन की तरफ नहीं देखते, तो ऑनलाइन वालों को समय नहीं देते। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहें। वैसे आज तो ऑनलाइन ही क्लास है, इसलिए आज तो सारा का सारा ध्यान और आकर्षण सब आपकी ओर ही है। लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं भूल जाता हूं, आपकी तरफ नजर इनायत नहीं होती। लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। क्या हिंदी साहित्य को पढ़ने के बाद निबंध का बैच लेने की आवश्यकता है? अक्षय, बहुत आवश्यकता तो नहीं है, फिर मैं क्लास में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। सर, जो बोल कर लिखते कठिन शब्द क्या बोर्ड पर लिख दीजिए। यस, विकास, कौन सा कठिन शब्द बताएंगे? लिख सर, बोल कर लिखते कठिन शब्द। अच्छा, ठीक है, जो मैं बोलता हूं। सर, मैंने यूपीएससी का जीएस का भी कोर्स लिया है, और सर ये हिंदी का ऑप्शनल भी लिया है, तो सर क्या सही है लेना? हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएस की क्लास अलग है, ये क्लास अलग। सर, मैंने भी सेमिनार यूट्यूब पर लिया था। अच्छा, मोहिनी, चलिए, थैंक यू। तो कल आपने देखा होगा, कल मैं प्रयागराज में था। सर जी, क्वेश्चंस तो लिख लिया है, आपने दिया है, बट वो अपलोड नहीं हो रहा है। अच्छा सर, प्लीज सारे बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। अच्छा, आंसर कैसे चेक करें? राम किशोर, थैंक यू। सर, जो आंसर सबमिट किया है उसका रिजल्ट कैसे देखें? आंसर सबमिट किया है तो उसका चेक होके आ जाएगा आपके पास। दोहरा दिया करो, छूट जाता है। अच्छा, अनु पटेल, ठीक है। अभी राव, सर अच्छा, बहुत अच्छे समझाते हैं, ठीक है, थैंक यू। लेकिन फिर भी मुझे कई बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा मन में मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के प्रति इनजस्टिस करता हूं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन जब दोनों होता है तो आपकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता। जैसे आज ऑनलाइन ही है, तो आज मैं आपके साथ सीधा संवाद कर पा रहा हूं, आपकी समस्याओं को भी डायरेक्टली मैं देख रहा हूं, ले रहा हूं, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता है। एकदम ऑफलाइन अलग, ऑनलाइन अलग। लेकिन थोड़ा वो समस्याएं भी हैं। आंसर चेक, अब मैं आपको एक बता दूं, एक एक करके, अगर जो जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं वो मुझे एक एक करके आप बता दें। जैसे एक जो समस्या आ रही है सभी लोगों की कि सर आंसर को कहां दें, आंसर चेक कैसे हो, है ना?
आंसर चेक कैसे हो, एक बड़ी समस्या ये आ रही है। तो मैं इसका समाधान आपको बता दूं। इसका समाधान ये है कि हिंदी केजीएस हिंदी लिटरेचर KGS Hindi Literature@gmail.com, इस पे आपको भेजना है, अपने आंसर इस पे भेजना है, ठीक है ना। आपको मेल करना है, इस पे कॉपी आप भेजिए, आपको चेक होके कॉपी मिलेगी। तो पहला तो सॉल्यूशन ये है, ज्यादातर लोगों की ये शिकायत है, आंसर राइटिंग टेलीग्राम जो हम लोग लिखे हैं कैसे पता चलेगा सही है गलत है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि अभी थोड़ा आपका बैच नया है, अपलोड नहीं हुआ है, नंबर 1 ये। दूसरा मैं बता दूं आपको, बल्कि कल ही मैं करवाऊंगा, जो बचे हुए आंसर्स हैं इसके मॉडल आंसर्स आपको मैं अपलोड कराऊंगा, है ना। अभी आपके बैच में नहीं हो पाया है, तो कल ही मैं करवाऊंगा इसको अपलोड, मॉडल आंसर्स। तो फिलहाल जब आपकी कॉपी चेक होकर आए, उससे पहले आप मॉडल आंसर्स पढ़ के देख लीजिएगा कि मेरी गलती कहां कहां है या कौन से पॉइंट्स छूट गए जो मुझे अपने उत्तर में इंक्लूड करना चाहिए था, ठीक है ना। तो दूसरी समस्या है कि आपको मॉडल आंसर्स भी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे डेली। जैसे पिछले दिनों हमने दिया था आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो दिया था, उसके मॉडल आंसर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। साजिद सर, आंसर राइटिंग कैसे करें? अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक चेक होके नहीं आया, 4-5 दिन हो गया है। अच्छा, देखता हूं मैं, क्योंकि चेक होके तो 48 घंटे में आना है। यस सर। सर ये जीमेल कहाँ से सर्च करेंगे? सर क्या टेलीग्राम पर करना होगा? नहीं सिमरन, आपको मेल करना होगा, अपने मेल आईडी ओपन करिए, अपना मेल ओपन करिए, और जहां आप मैसेज देते हैं, मेल भेजते हैं, उसी में जाके ईमेल आईडी की जगह आपको एड्रेस ये दे देना है। बस यही तो करना है, अपना मेल ओपन करना है, मेल, और वहां ये आपको सेंडिंग में मैसेज जो एड्रेस देते हैं उसमें लिख देना है KGS Hindi Literature@gmail.com, बस वो चला जाएगा इस एड्रेस पे। सर टेलीग्राम पे मैसेज अपडेट क्यों नहीं होता है? सर आज ऑनलाइन क्लास क्या चल रहा है? हाँ, ऑनलाइन ही क्लास है आज। टेलीग्राम पे अपडेट नहीं होता है? अच्छा, चलिए ये मैं इसको ठीक कराता हूं। हम लोग टेलीग्राम पे भेजे हैं आंसर राइटिंग को। अच्छा, टेलीग्राम पे भेजा है, ओके। अच्छा सर, आंसर राइटिंग को पर पता नहीं चल रहा है, कहां से शुरू करें? साजिद, आंसर राइटिंग कहां शुरू करना है? जैसे जैसे टॉपिक चलेंगे, आप लोग खूब ध्यान से सुने, एक ही प्रश्न को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस दूंगा, और क्या करना है आपको? डेली, यहां मैं डेली लगा दूं, डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको अपलोड हो जाएगा इसी का मॉडल आंसर, अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडल आंसर आपकी जो कॉपी है, आपकी आंसर्स कॉपी जो है, आंसर कॉपी आपकी, उस कॉपी को आपको अपलोड करना है, सेंड करना है, सॉरी, अपलोड नहीं, सेंड करना है। और सेंड कहां करना है? मेल आईडी, इस मेल आईडी पे सेंड करना है, जो मेल आईडी हमने दिया उसका नाम है हिंदी लिटरेचर KGS Hindi Literature@gmail.com, यहां आपको भेजना है, ठीक है ना। सबमिट कॉपी पर आपको क्या करना है? डेली मैं आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस दूंगा, उसके मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे, अगले दिन अपलोड हो जाएंगे, और आंसर कॉपी आपकी लिखी हुई सेंड करना है इस मेल आईडी। ये समस्या तो खत्म है, ठीक है। आज ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है, यस केजीएस यूजर, मैंने बता दिया आज ऑफलाइन नहीं है। क्या सर आज क्लास है कि नहीं? पता भी नहीं था सर। क्यों, ऐसा क्यों? क्लास तो शेड्यूल्ड है,
क्यों क्लास नहीं होगी या होगी, ऐसा क्यों आप डेली देखना है? जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन बता दिया जाएगा कि क्लास नहीं होगी। अगर कुछ ना बताया गया है तो क्लास होगी। नो मैसेज मीन्स गुड मैसेज। सर हिंदी लिटरेचर का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? राहुल, ये अभी तो शुरू हुआ है, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ेगी और ये आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक हम लोग फिनिश कर देंगे। अच्छा, तीसरा प्रश्न आपका है बुक्स का। तीसरा प्रश्न है बुक्स का। अगर बुक्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं दिल्ली दिल्ली का, यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर का कांटेक्ट नंबर मैं आपको कल दे दूंगा। कांटेक्ट नंबर, आप उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। वो आपको कुरियर से भेज देगा सारा का सारा। तो मैं कल कोशिश करूंगा कि किसी को बोल दूं कांटेक्ट नंबर लेके आने के। ठीक है, तो इस कांटेक्ट नंबर से आप बुक मंगवा सकते हैं। सर मैं सिर्फ आपके नोट्स पढ़ूंगा तो हो जाएगा सर, मैं बार बार रिवीजन करता हूं। हाँ ठीक है रामकिशोर, ठीक है। और कहीं कमी लगे तो मुझे बताइएगा कि सर इस पर, इस टॉपिक पे नोट्स या इस पे कुछ सर आप भेज दीजिए। ऐसा भी लगे तो मुझे लिखिएगा। माइक्रो सिलेबस का पीडीएफ डाल दीजिएगा। यस, ये दो काम मेरा है, एक कांटेक्ट नंबर डालना कल मैं दूंगा, दूसरा ये माइक्रो सिलेबस का पहले भी डाला था फिर डलवा दूंगा। माइक्रो सिलेबस ये अपने पास रखिएगा, माइक्रो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा, कल मॉडल आंसर मैं आपको दूंगा। तो तीन काम मुझे करने हैं, ठीक है ना? ये तीन काम मेरे जिम्मे है जो मैं कल अरेंज करवा दूंगा। मैं इसके फोटो भी ले लेता हूं कि मैं भूलूंगा नहीं। ये कल मैं तीन काम करवा दूंगा, ठीक है ना? तो ये मेरे जिम्मे है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल मैं करवाऊं। कल चलेगा ऑफलाइन? यस सर। आपको कैसे बताएगा किस टॉपिक में प्रॉब्लम है? आप मुझे मुझे बताइए, जो टॉपिक चलेगा उसकी प्रॉब्लम बताइए। सर क्या हिंदी का पीवाईक्यू भी लेना पड़ेगा मेंस का? नहीं सिमरन, ये भी मैंने दिया है और आपको मिलेगा भी, आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, कल मैं कल पीवाईक्यू भी कल डलवा दूंगा और आपका माइक्रो सिलेबस भी, ये सब आपको मिलने हैं। अनु पटेल, चलिए आज मैं देख रहा हूं चैट आपके। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। अगर हम लोगों की इस बातचीत खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे यानी कि सैटरडे क्लास नहीं हो पाई थी। फ्राइडे को हम लोगों ने कहा फिनिश किया था? एक बार कोई मुझे याद दिलाए। उसमें आलोचना की भी बुक्स होगी ना? हाँ आलोचना की बुक होगी। सर आपके नोट्स पढ़ लें। यस, नोट्स पढ़िए। नोट्स में मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारा आपको दे दूं कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। सर हम जीमेल से आंसर नहीं भेज पाते। क्यों नहीं भेज पाते काजल सी भरे, क्यों नहीं भेज पाते? अच्छा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर संजना जायसवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा का कंप्लीट कर लिया था ना? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के जो इतिहास दृष्टि है कंप्लीट कर लिया था? मुझे ये लिख दीजिए कि कंप्लीट हो गया था या अभी बाकी है। रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि ही गया था, हो गया था ना? हो गया था। यस, ओके चलिए। अब आ जाइए जरा, अब जरा ध्यान से सुनिए। टॉपिक वही है, मैं आगे की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें उनके उनकी बात हुई थी कि नहीं? सुमन राजे के बारे में बात किया था कि नहीं किया था? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, एक बार जरा मुझे बता दीजिएगा। सुमन राजे, हो गया था। सुमन राजे, ज्योति सिंह, सुमन राजे पे बात हो गई थी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, शोएब कह रहे हैं नहीं। हो गया था, कुछ लोग कह रहे हो गया था, कुछ लोग कह रहे नहीं।
ये कैसे कह रहे हैं भाई? अच्छा चलिए, नहीं हुआ है तो फिर से मैं कर देता हूं, ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक है इतिहास लेखन की परंपरा, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी पर बात की थी। अब इस पर एक और बात कर लेते हैं, डॉक्टर सुमन राजे। और इनकी पुस्तक है, नोट्स में भी दे रखा है, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सुमन राजे की किताब 2003 में आई थी लगभग। डॉक्टर सुमन राजे, ये हिंदी की प्रोफेसर हैं, मध्य प्रदेश की हैं सुमन राजे। और इन्होंने एक किताब लिखी, सुमन राजे पे नहीं हुआ था, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अभी। चलिए, तो डॉक्टर सुमन राजे ने पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा का मतलब क्या है? आधा का मतलब है इन्होंने स्त्री दृष्टिकोण से लिखा है। पहले मैं समझा दूं, इन्होंने स्त्रियों के दृष्टिकोण से, स्त्रियों के नजरिए से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हिंदी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1000 वर्षों का, उसमें उन्होंने स्त्रीवादी दृष्टिकोण से ये देखा कि अलग अलग कालखंडों में स्त्रियों की संवेदनाओं को, स्त्रियों की समस्याओं को, स्त्रियों की चिंताओं को कैसे प्रस्तुत किया गया है, कैसे अभिव्यक्त किया गया है, कितना साहित्य लिखा गया है। और आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक उन्होंने स्त्री अनुभूतियों को रेखांकित किया है कि किस काल में स्त्रियों को कितना महत्व मिला है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, नजरिया है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्त्री हमारे समाज की आधी आबादी है। और आधी आबादी, पहली चीज। दूसरी बात कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है, उसमें परंपरा से स्त्रियां उपेक्षित रही हैं। हम सब जानते हैं, पुरुषवादी समाज में स्त्रियों की भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्ति के लिए अवसर नहीं मिला। ऐसे में अलग अलग कालखंडों में स्त्रियों ने क्या लिखा है और कितना उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, इसको पकड़ने की कोशिश सुमन राजे जी ने अपने किताब में किया। तो ये भी एक अनूठा प्रयास है हिंदी इतिहास लेखन में। और अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजों को रेखांकित किया है। मसलन आदि काल में हम लोग पढ़ेंगे जब आगे चलकर, तो सिद्ध नाथ संतों को पढ़ेंगे। सिद्ध संतों में 84 संतों के नामों का उल्लेख मिलता है। उसमें एक दो महिलाओं का भी मिलता है, महिला संतों का भी नाम मिलता है। इसके अलावा आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी मिली हैं, मसलन होला मारूरा दोहा, संदेश रासक, अमीर खुसरो की रचनाएं। उन रचनाओं में स्त्रियों के दुख दर्द, उनकी व्यथा को स्वर दिया गया है। इसी तरीके से भक्ति काल में स्त्री लेखिकाएं और संत मिलती हैं। रीति काल में तो स्त्रियों पर खूब लिखा गया है, और आप जानते हैं कि रीति काल में स्त्रियों को एक एक मनोरंजन के साधन के रूप में उनका नख शिख वर्णन किया गया है। और पूरा का पूरा श्रृंगार काव्य स्त्री श्रृंगार पर ही केंद्रित है। फिर आगे चलकर आधुनिक काल में स्त्रियों के प्रति एक व्यवहारिक और आधुनिक दृष्टिकोण विकसित होता हुआ दिखाई देता है। तो सुमन राजे जी ने अपनी इस पुस्तक में उसी सारी चीजों को रेखांकित किया है, उसके महत्व को दिखाया। तो यहां लिख लीजिएगा, सुमन राजे का ये लिख लीजिएगा, इतिहास दृष्टि। जैसे सबके लिखे हैं वैसे इतिहास दृष्टि, स्त्रीवादी दृष्टिकोण। स्त्रीवादी दृष्टिकोण से साहित्य का मूल्यांकन।
इसमें स्त्री संवेदना, सरोकार, चिंता, सरोकार यानी कि उद्देश्य, इसमें स्त्री संवेदना, सरोकार, चिंता, आदि को महत्व देते हुए साहित्य का विश्लेषण किया गया है। महत्व देते हुए साहित्य का विश्लेषण किया गया है। ये एक अनूठा प्रयास है, यानी कि अलग तरह का प्रयास है ना, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ था, मतलब किसी ने इस नजरिए से नहीं देखा था, इसलिए ये एक अलग प्रयास है। ठीक है ना? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है सुमन राजे का। लिख लीजिए। लिख लिया? सर, सरोकार का मतलब क्या है? सरोकार का मतलब होता है चिंता, उद्देश्य। ठीक है, सरोकार का मतलब होता है आपका क्या सरोकार है। सरोकार को अंग्रेजी में कहेंगे कंसर्न, यानी कि आपकी चिंता क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको कहते हैं सरोकार। ठीक है ना? कंसर्न जिसको हम लोग कहते हैं, चिंता कहते हैं या प्रयोजन कहते हैं। ठीक है ना? तो नीचे लिख लीजिएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा सुमन राजे का एक लाइन और लिख लीजिए। डॉक्टर सुमन राजे का प्रयास मौलिक और अनूठा है। उन्होंने आधी आबादी के विषयों को, आधी आबादी के दृष्टिकोण से विभिन्न कालखंडों, का मूल्यांकन करके उन्होंने आधी आबादी के दृष्टिकोण से विभिन्न कालखंडों का मूल्यांकन करके साहित्य का दायरा विस्तृत किया है। साहित्य का दायरा विस्तृत किया है। साहित्य का दायरा विस्तृत किया है। बस इतना लिख लीजिएगा, बाकी नोट्स में तो है ही। इतिवृत्ति का क्या मतलब है? बिक्की ने पूछा है। इतिवृत्ति, इतिवृत्ति मतलब इतिहास का वर्णन। इतिवृत्त या इतिवृत्ति, इतिवृत्ति का मतलब होता है, इतिवृत्ति या इतिवृत्त यानी कि इतिहास का वर्णन।
इतिहास का उल्लेख, इसको कहते हैं इतिवृत्त, ठीक है ना। इतिवृत्तात्मकता यानी कि ज्यादा से ज्यादा इतिहास पर लिखना। आदि काल में कमजोर, भक्ति काल में सम्मानजनक, रीति काल में भोग की वस्तु, आधुनिक काल में सम्मानजनक। यस अभिराव, वेरी गुड। स्त्रियों की स्थिति को आपने ठीक ढंग से समझा है, ऐसे ही समझना है। दायरा क्या है, मोहिनी, ये अब पूछेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये इतने, अब इतना दायरा, दायरा मतलब कितना, उसके कितना बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा है, दायरा उसको कहते हैं। परिधि, विस्तार उसको कहते हैं दायरा, है ना। तो दायरा हमारा बड़ा होना चाहिए, सीमा को दायरा कहते हैं। यस संजना, तो कितना क्षेत्र आपका है उसको दायरा कहते हैं, उसकी सीमा को दायरा कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा चीजों को समझना भी है। आभासी क्या मतलब होता है? आभासी यानी कि जो यथार्थ में ना हो, जिसकी कल्पना की जाए, जो यथार्थ सामने सामने भौतिक रूप से ना हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं आभासी। जैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ये आभासी प्लेटफॉर्म है ना। आभासी मीन्स आभास करना, यानी कि हाँ, कि कल्पना करना जो यथार्थ में सामने ना हो, जिसकी हम कल्पना करते हैं, उसको कहते हैं आभासी। 1 मिनट के लिए स्लाइड पीछे कर दीजिए। अच्छा चलिए, कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वो भी आभासी वर्ल्ड है। ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ये भी आभासी है, ऐसा आभास होता है ना। अनूठा मीन्स क्या होता है? उफ, खुशी, ऐसे ये तो वही बात हो गई कि मेरी मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अनूठा, संजना, अनूठा मीन्स विशिष्ट, यस, या अलग। ठीक है, संजना ने जवाब दे दिया। अनूठा, अनुपम, अनोखा, मौलिक, नवीन, इन सब का मतलब होता है नया, है ना। विशेष, विशिष्ट, हो गया, लिख लिए, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब देखिए, अब कुछ अन्य अन्य प्रयास, अन्य इतिहास ग्रंथ। अब कुछ अन्य इतिहास ग्रंथों के भी नाम लिख लीजिए। कुछ अन्य प्रयास हुए हैं, उनके भी नाम लिख लीजिए। जैसे अन्य इतिहास ग्रंथों में एक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अच्छा, इसी तरीके से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मैं सबकी विशेषताएं बता दूंगा संक्षेप में। वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं चर्चा में, उनका, उनके नाम मैं बता रहा हूं। डॉक्टर बच्चन सिंह बीएचयू में प्रोफेसर रहे। उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, तो ऐसे कई और पुस्तकें भी हैं, इनके नाम लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या है। और एक और लास्ट, एक दो और इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक जो सर्वाधिक बिकती है, हिंदी साहित्य का संपादित है ये किताब, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संपादित पुस्तक है, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ने अकेले नहीं लिखा है, बल्कि कई लोगों ने मिलकर लिखा है, संपादित। और एक पुस्तक का नाम और भी लिख सकते हैं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, जो पुस्तक हमने आपको भेजी है पीडीएफ, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, बस। और एक लास्ट में और बताऊंगा मैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। यस मोहिनी, अनूठा मतलब विशिष्ट, सबसे अलग, यूनिक। करिश्मा ने भी लिखा है। तो आप सबके पास जवाब तो है, आप सब भूल जाते हैं। भूलना जरूरी है, लेकिन इतना मत भूल जाइए, है ना। भूलना जरूरी है, लेकिन एकदम मत भूल जाइए। लेकिन सब कुछ याद भी रखना ठीक नहीं है, कुछ भूलना भी पड़ता है। अच्छा ठीक है। किसी शायर ने कहा था कभी, मुझे याद आ रहा है प्रसंग बस, किसी शायर ने कहा कि मुझे भी सिखा दो भूल जाने का हुनर, मुझे भी सिखा दो भूल जाने का हुनर, रातों को उठ उठ कर रोया नहीं जाता। मतलब तुम्हें याद करके जो रोना होता है, वो अब नहीं हो पाता, इसलिए मुझे भी सिखा दो भूल जाने का हुनर। तो भूल जाने का हुनर भी आना चाहिए। सर, जो आप पढ़ाते हैं वो याद रहता है अभी, बट उसे लिख नहीं पाते हैं सर। लिख भी नोट कर लीजिए। देखिए, क्लास के लेक्चर हमेशा याद रहते हैं, क्लास की भूमिका यही है ना। याद रखिएगा, क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम लोग जब क्या लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र हरदेव बाहरी की दोनों बुक्स पढ़नी है। डॉक्टर हरदेव बाहरी की भाषा पर है अनु पटेल, डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास है, और हरदेव बाहरी की हिंदी भाषा है। वो भाषा पे है, ये साहित्य पे है। खिचड़ी नहीं पकाइए, दोनों अलग अलग है। बहरहाल, जो मैं कहना चाह रहा था वो ये, जरा इसको समझ लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसमें उन्होंने हर काल की अच्छी आलोचना प्रस्तुत की है, एक अच्छी बुक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और भी किताबें लिखी हैं, है ना। उन्होंने कबीर का रहस्यवाद भी लिखा है। तो डॉक्टर वर्मा अच्छे लेखक रहे और अच्छे इतिहासकार रहे। अभी राव क्या लिखा है सर जी, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में और समझ में आ रहा है। चलिए, थैंक यू, बढ़िया है। जिसको सर आपका समझाया हुआ दिमाग में ठीक से बैठ जाता है मोहिनी, ठीक है। हाँ, और जिसको समझ में ना आए वो जरूर मुझसे बताए, क्योंकि मेरे पढ़ाने की उपयोगिता तभी है जब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। दूसरी बात, आप सब लोग नए हैं, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, और वो ये कि हिंदी साहित्य अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ये चीजें नई नई लग रही हैं। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। इसमें सामान्य जो बहस है, चर्चा है, उसी टाइप की चीजें हैं। आप नई
पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं, स्कूल के दिनों के बाद, इसलिए आपको थोड़ी-थोड़ी नई-नई लग सकती है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, चीज़ें आसान हैं और आसान मैं बना के आपको बताऊँगा भी। बहरहाल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार की एक अच्छी पुस्तक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास का मतलब क्या है? उन्होंने क्या किया है कि सारे काल का और साहित्य का विश्लेषण बड़ा वैज्ञानिक तरीके से किया। वैज्ञानिक तरीके का मतलब होता है कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशन, यानी कि ये ये इफेक्ट है, इसका ये कॉज है, कॉज के कारण ये इफेक्ट है ना? तो ये कहा जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हर घटना के पीछे कोई कारण है। उन्होंने बड़ा तथ्यपरक वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखा है, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी नहीं कही गई, क्योंकि साहित्य में सारा कुछ वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि आप कार्य कारण संबंधों के जरिए नहीं दिखा सकते। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो आप एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकते कि इसके कारण दुखी है। कोई प्रेम की कविताएं लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम में है, या कोई प्रेम की दुर्घटना घटना घटी है इसलिए कविता लिख रहा है। ठीक है ना? तो आप विज्ञान की तरह, विज्ञान कहता है या मैथमेटिक्स कहता है कि 2+2 = 4, लेकिन लिटरेचर में और मानविकी विषयों में 2+2 = 4 हमेशा नहीं होता, है ना? कई बार इक्वेशन अलग हो जाते हैं। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे मनोभाव हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो कब कहां कैसे आकार लेती हैं, उनका एग्जैक्ट कारण ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति उदास है तो आप उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि यही कारण है उदासी का। कई तरह के कारण हो सकते हैं उदासी के, है ना? तो वो वो कमी कौन सी है, ये किसी के मन में कौन सी कमी है जिसकी वजह से उदासी है, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, है ना? भरी दुनिया में, किसी शायर ने कहा कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, है ना? जाने किस चीज की कमी है अभी। एक गजल की पंक्ति है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस बात की कमी है अभी। तो भरी दुनिया है, सब कुछ है, सुविधा है, साधन है, संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मन उदास उदास सा रहता है। तो आप इसके एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकते, इसीलिए गणपति चंद्र गुप्त जी की ये पुस्तक को बहुत ज्यादा वो मान्यता नहीं मिली। डॉक्टर बच्चन सिंह जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें उन्होंने दूसरा क्यों नाम दिया? दूसरा नाम देने के पीछे कारण ये था कि उन्होंने उनका मानना था कि अब तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब आचार्य शुक्ल की मान्यताओं के समर्थन में या उनके विरोध में लिखे गए। सर, पड़ोसी से गांव में बात हो गई, घर वालों की उनसे मुझे भी 151 के मुकदमा में फंसा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? धारा अमित गंगवार। अब तो नई बीएनएस जो आई है, भारत न्याय संहिता, उसमें 151 क्या है अब मुझे भी देखना होगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। सेक्शन 151 किस लिए लगाया जाता है, आईपीसी वाला या बीएनएस वाला? तो एक बार इसको सर्च करिएगा गूगल पे और किसी अधिवक्ता वकील से राय लीजिए, ठीक है ना? वो ज्यादा बेहतर राय आपको देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि मैंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है ये आचार्य शुक्ल की परंपरा से अलग है। हमने अलग तरीके से काल विभाजन किया, हमने अलग तरीके से विश्लेषण किया। आचार्य शुक्ल की मान्यताओं को खारिज करने के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये किताब लिखी और इस इतिहास ग्रंथ का नाम दिया दूसरा इतिहास,
यानी कि पहला इतिहास तो आचार्य शुक्ल की परंपरा वाली है, ये इतिहास हमारी अलग है, लेकिन इसको भी कोई बहुत पहचान नहीं मिली। तीसरी किताब है डॉक्टर बच्चन की, डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कई लेखकों ने लिखा है। ये किताब अच्छी है, सबसे ज्यादा बिकने वाली है। डॉक्टर नागेंद्र की किताब को दिल्ली के प्रकाशक ने बेचकर महल खड़ा कर लिया। इतनी किताब बिकी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही किताब चलती है डॉक्टर नागेंद्र की, तो बहुत ज्यादा यह किताब बिकी है। ये किताब अच्छी है। इस किताब की एक सीमा यह है इतिहास की, इसमें अलग अलग लेखकों ने लिखा है, तो कहीं कहीं उनके विचारों में कॉन्ट्राडिक्शंस है, विरोधाभास है। कोई छायावाद को अच्छा बता रहा है, कोई छायावाद की कमियां निकाल रहा है। तो कई कई जगह इस किताब में कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलता है, लेकिन ये किताब भी काफी चलती है, अच्छी है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक बुक है पतली सी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसका पीडीएफ हमने अपलोड कराया था, शायद आपने पढ़ा हो। ये किताब बहुत कम में, बहुत छोटे आकार में बड़ी सटीक विश्लेषण डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और बहुत नामी गिरामी आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी और भी कई किताबें चलती हैं, तो उनकी ये रचना है। ठीक है ना। क्या लिखा है अभी राव ने? सर जी, जब हम स्कूल में थे तो हिंदी के सर जी से बहुत ही अच्छा व्यवहार था, आपको देखकर उनकी याद आ गई। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपका। तो हिंदी साहित्य जो है ये संवेदना का विषय है, तो इसको पढ़ाने वाला व्यक्ति के लिए संवेदनशील होना भी जरूरी है, तभी इसके मर्म को हम समझ पाएंगे। तो बहरहाल ये सब लिखा गया। अंतिम एक प्रयास जो है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा, बनारस, वाराणसी द्वारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा 16 खंडों में 16 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। 16 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हो रहा है। लेखन जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो एक ये, और उसके बाद अब हम कर देंगे कंक्लूड, निष्कर्ष। नंबर 3, अब हम निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? कुल मिलाकर मैं लिख देता हूं, आप सब लोग नोट कर लीजिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अति समृद्ध है, जो गारसा द तासी से लेकर जो गारसा द तासी से लेकर आज तक अनवरत जारी है, जो गारसा द तासी से लेकर आज तक अनवरत जारी है।
इस परंपरा में, क्या अगले अगले पेज पे लिखा देता हूं, चाहे लिख लीजिए, पढ़ पाएंगे ना? अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुझे बता देंगे। इस परंपरा में सभी इतिहास ग्रंथों का अपना अपना महत्व है। इस परंपरा में सभी इतिहास ग्रंथों का अपना अपना महत्व है, क्योंकि क्योंकि विविध इतिहास दृष्टि क्योंकि विविध इतिहास दृष्टि इस परंपरा को क्योंकि विविध इतिहास दृष्टि इस परंपरा को समृद्ध बनाती है, समृद्ध और व्यापक बनाती है। तो ऐसे हम लोग कंक्लूड कर देंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अति समृद्ध है, जो गारसा व तासी से लेकर आज तक अनवरत जारी है। इस परंपरा में सभी इतिहास ग्रंथों का अपना अपना महत्व है, क्योंकि विविध इतिहास दृष्टि इस परंपरा को समृद्ध और व्यापक बनाती। ठीक है ना? माही शुक्ला क्लास ऑफलाइन होगी या नहीं? कहाँ के बारे में पूछ रहे हैं माही? दिल्ली में कह रही हैं, दिल्ली में तो ऑफलाइन होगी ही, आज ऑनलाइन है। वर्षा, यस, डन। तो लिख लिया। तो ये था इतिहास लेखन की परंपरा। अब एक सवाल इससे जुड़ता हुआ पूछा जाता है कि इस इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ कौन है और क्यों है? जरा एक सवाल इसको भी लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। टॉपिक है कि सर्वश्रेष्ठ, मैं सीधे सीधे टॉपिक लिखा देता हूं मिका ने, सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ कौन और क्यों? एक सवाल यह बनता है कि इस इतिहास लेखन की परंपरा में जो इतिहास ग्रंथ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है और क्यों है? सिमरन, रोज तो ऑनलाइन क्लास होती ही है, रोज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है। आज ऑफलाइन को भी ऑनलाइन कर दिया है, इसीलिए मेरा पूरा फोकस आप सबके तरफ है। एसओटी क्लास, एसओटी क्लास क्या हुआ? माही शुक्ला, जरा क्लियरली लिखिए क्या कहना चाह रही हैं। सर, क्लासरूम बंद नहीं है तो पार्क से क्लास कर रहे हैं। अच्छा सर, क्लासरूम बंद है तो पार्क से क्लास कर रहे हैं। अच्छा, केजीएस यूजर, ओके। हाँ, थोड़ी आज क्लास के वहां दिक्कत आ गई, कुछ काम चल रहा है इसलिए। कोई बात नहीं, आज ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। सगुण और निर्गुण भक्ति की दो धाराएं हैं, दोनों में
दोनों में ईश्वर की भक्ति की जाती है। तो रोज हम लोग सगुण भी रहते हैं, सगुण रहते हैं। आज निर्गुण में पढ़ लीजिए। सगुण का मतलब होता है साक्षात सामने होना, सगुण साकार। और निर्गुण का मतलब होता है बिना आकार का, निराकार। तो ऑनलाइन जो वर्चुअल क्लासेस है, ऑनलाइन, ये निर्गुण भक्ति है। और जो क्लासरूम ऑफलाइन है वो सगुण है। तो कभी कभी निर्गुण भक्ति भी कर लेना चाहिए। सगुण निर्गुण दोनों में कोई भेद नहीं है। सर ये सभी बीच टॉपिक में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, यश त्रिपाठी, हाँ ध्यान दिया जाए। तो अब चर्चा जरा सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में। देखिए, एक तो ये कि जितने इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी अपने अपने इतिहास दृष्टि के कारण विशिष्ट हैं, अनूठा है, महत्वपूर्ण। इसीलिए किसी एक इतिहास ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहना ये अनुचित है। सर्वश्रेष्ठ असल में बड़ा एक घातक अवधारणा है। कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ आप कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कहना अनुचित है और कहीं से भी तार्किक नहीं है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? हर इतिहास ग्रंथ की अपनी अपनी इतिहास दृष्टि है और सभी अपने तरीके से हम साहित्य का मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। अगर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है तो आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी दृष्टिकोण से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है, डॉक्टर सुमन राजे ने महिलाओं के दृष्टिकोण से, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से किया है। तो सबकी इतिहास दृष्टि जब अलग अलग है तो किसी एक ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहना दूसरे ग्रंथों की अवहेलना करना, नजरअंदाज करना, उपेक्षा करना। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ को पहले हम खारिज करेंगे। किंतु इस पूरी परंपरा में जिस एक दो पुस्तक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और जिसे हम मील का पत्थर कह सकते हैं, उस दृष्टिकोण से विचार करें तो निश्चित तौर पर आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ, बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आचार्य शुक्ल की पुस्तक पहला इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से काल विभाजन, नामकरण, परिस्थितियों के सापेक्ष, साहित्य का मूल्यांकन, हर एक रचनाकार की विशेषताओं का निर्धारण, ये काम सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने किया है। इसीलिए इस परंपरा में अगर एक महत्वपूर्ण पुस्तक को दिखाना हो तो हम आचार्य शुक्ल के पुस्तक का नाम ले सकते हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की भी अपनी सीमाएं हैं, उसमें भी कुछ कमियां हैं। मसलन उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ज्यादा महत्व दिया है, रचनाकार की जीवनी, रचनाकार का व्यक्तित्व, परंपराओं का महत्व, इनको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो आचार्य शुक्ल की पुस्तक की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। बावजूद इसके इस परंपरा में बेहद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हम आचार्य शुक्ल की पुस्तक को रख सकते हैं। फिर भी इसमें जितने लोगों ने प्रयास किए हैं उन सभी के प्रयासों का अपना अपना महत्व, ठीक है ना? अनु पटेल, सर मील का पत्थर कैसा होता है? मील का पत्थर कैसा होता है? अब कोई बताए कि हम उन्हें बताएं क्या? मिर्जा गालिब ने कहा कि कोई उन्हें बताए कि हम उन्हें बताए क्या। मील का पत्थर, जब आप सड़क पे चलते हैं, हाईवे पे, तो जैसे जैसे किलोमीटर जाता है वैसे सड़क किनारे एक पत्थर लगा होता है और उस पत्थर पर लिखा रहता है कितना किलोमीटर आप चल गए या कितना किलोमीटर जाना है। उसी को कहते हैं मील का पत्थर। जितने मील आपने यात्रा की है उसको कहते हैं मील का पत्थर। तो मील का जब पत्थर आता है तो वहां से
हम डिसाइड करते हैं कि अभी कितना किलोमीटर चले, कितना जाना है, तो उस मील का पत्थर हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए एक मुहावरा है, एक फ्रेज है, मील का पत्थर, यानी कि एक मानक है ना। बिल्कुल सही काजल ने लिखा, एक मानक है जो तय करता है कि आप कितने मील चले हैं। तो आचार्य शुक्ल की पुस्तक मील का पत्थर है, इस परंपरा में मील का पत्थर। सर जी मेरा भी एक सवाल है, पूछे हैं आप, पूछिए ना, कहाँ मना किया है। ठीक है, पूछ लीजिए जो सवाल है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, अब जरा इसका फॉर्मेट बनाइए। इसका फॉर्मेट होगा भूमिका, भूमिका में देंगे कि हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन लेखन की परंपरा अति प्राचीन अति प्राचीन और समृद्ध है। इसमें विभिन्न विद्वानों ने इसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी अपनी इतिहास दृष्टि अपनी अपनी इतिहास दृष्टि से इसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी अपनी इतिहास दृष्टि से इतिहास लिखा है, जो जो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की जो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की विविधता या विविध जो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में सहायक है। पहले तो भूमिका में ये बताएंगे, मुख्य भाग में हम बताएंगे सभी ग्रंथों की सभी ग्रंथों की भूमिका, सभी ग्रंथों का अपना अपना महत्व, सभी ग्रंथों का अपना अपना महत्व, किसी एक को किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहना अनुचित, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहना अनुचित, क्योंकि इससे अन्य ग्रंथों की उपेक्षा अन्य ग्रंथों की उपेक्षा हो जाती है। किसी एक ग्रंथ को किसी एक ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहना अनुचित, क्योंकि इसे अन्य ग्रंथों की उपेक्षा हो जाती है।
लिख लीजिएगा फटाफट। रानी गुप्ता, यस, गुड इवनिंग। सर इस टॉपिक से 2019 से लगातार क्वेश्चंस हाँ पूछे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सही बात है। अभी राव कौन सा सवाल पूछना है पूछ लीजिए। पूनम मराठा युद्ध का एग्जाम्पल दे रही है, छोड़ दीजिए, इतना दूर मत जाइए, साहित्य का ही कोई एग्जाम्पल दीजिए, अब वो इतिहास में मत जाइए, अन्य ग्रंथों की उपेक्षा हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा। गारसा तासी की पुस्तक से लेकर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा तासी की पुस्तक से लेकर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास आदि सभी का उल्लेखनीय योगदान। किंतु इस परंपरा में आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। किंतु इस परंपरा में लगा लीजिएगा, में छूट गया है। किंतु इस परंपरा में आचार्य शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि विशिष्ट महत्व, विशेषता बता दीजिए। आचार्य शुक्ल के इतिहास की विशेषता बता दीजिए। के इतिहास की विशेषता, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषता बता दीजिए। क्या हो रहा है? आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ चलिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैं लिख देता हूं आगे। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषता बता दीजिए। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं और सीमाएं दोनों की चर्चा कर दीजिए, और तब तीसरा पॉइंट हो जाएगा निष्कर्ष। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं और सीमाएं।
ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष। हाँ ठीक है, सही है। ज्योति सिंह, ध्यान रखिएगा, सबको लिख देना है, यहाँ सबको कॉमा लगा लगा के लिख देना है। सर, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष आंसर कॉपी में भी हेडिंग बनाकर लिखना होगा क्या? नो मोहिनी, ये मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं, अपने आंसर सीट में हेडिंग नहीं लगाना है। भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, नो हेडिंग। याद रहे, सब लोग कान खोल कर सुन ले, नो हेडिंग। सर, आपकी क्लास करती हूं तो करंट छूट जाता है, करंट की क्लास करती हूं तो आपकी क्लास छूट जाती है। इतना करंट लेकर क्या करेंगे? करंट को छोड़ दीजिए, ज्यादा ज्यादा करंट जरूरी नहीं है। साहित्य पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स तो चलता रहता है। करंट अफेयर्स तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली स्थिति है, जितना पढ़ेंगे फिर भी कभी खत्म नहीं होगा करंट अफेयर्स। तो उसको अलग टाइम में पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स भी जरूरी है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार ऑप्शनल को तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर्स के तो महीने, 2 महीने, 6 महीने के कंपाइल भी आते हैं, या आ, उसके क्लास के रिकॉर्डेड देख लीजिए। तो अब तीसरा नंबर, निष्कर्ष। निष्कर्ष में देंगे सभी पुस्तक, मैं पॉइंट बना के दे रहा हूं, पूरा लिख नहीं रहा हूं। सभी इतिहास ग्रंथ, सभी इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण, किंतु आचार्य शुक्ल किंतु आचार्य शुक्ल का योगदान विशेष रूप से विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य, रेखांकित करने योग्य है। फिर भी बावजूद इसके बावजूद इसके बावजूद इसके इसे सर्वश्रेष्ठ यानी शुक्ल जी की पुस्तक को बावजूद इसके शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहने के बजाय, सर्वश्रेष्ठ कहने के बदले श्रेष्ठ अथवा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, अथवा महत्वपूर्ण कहा जा सकता। ठीक है, बस ऐसे आप निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है ना? 3:30 बजे होती है किरण सरोज, यस। क्या करेंगे, यही वक्त है जीने का और यही वक्त है मरने का, मतलब पढ़ने का। अब इसी में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। जीवन में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अब आप संतुलन कैसे बनाना है, ये आपको देखना होगा। सारे विषय अपनी अपनी जगह जरूरी हैं।
मैं ये नहीं कहता कि करंट अफेयर्स कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑप्शनल 500 अंकों का है जो आपको बचाएगा, आपको अच्छा मार्क्स देगा। इसलिए इसके साथ समझौता ना करिए। सर मैं आंसर लिखी हूं जो आप बोले थे, किरण सरोज। अच्छा, तो मुझे भेज दीजिए। मेरे जीएससी क्लास 2 से 4 हो जाती है। अच्छा करिश्मा, अब ये तो सर मेरी एनसीईआरटी क्लास छूट जाती है। सर कंफ्यूजन है, भूमिका और कोई भी हेडिंग क्यों नहीं लिखना है। ज्योति सिंह सर, क्या पीवाईक्यू अभी से ले? जीएस का 2027 में एग्जाम, हाँ अभी से ही पढ़िए पीवाईक्यू। पेपर 2 के लिए गद्य की पुस्तक कब से पढ़े? अभी जो चल रहा है उसको पढ़िए ना सर, हमने भी लिखा है। अच्छा भेजिए। अब लिख रहे हैं आप लोग कि सर भूमिका और कोई भी हेडिंग क्यों नहीं लिखना है। भाई ये एक बेहतर और गंभीर लेखन में ये सब नहीं लगाते, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है। अच्छा, एक गंभीर लेखन में ये ऐसा नहीं लगाते। ये तो जो नोट्स होता है उसमें लगाते हैं। उत्तर पुस्तिका में भूमिका, प्रस्तावना, भूमिका या प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष नहीं लगाते। सर मेरी भी क्लास 4 बजे खत्म होती है। खत्म होता है तो ठीक है, 4 बजे खत्म होता तो बढ़िया ना, 4 बजे से 6 बजे क्लास है। इसे नोट करना है। रमन, किस लिए लिखा है बोर्ड पे? नोट करने के लिए ही तो लिखा है। अगर नोट ना करना होता तो ये लिखता क्यों? डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करना है। यस सर, आपको आंसर कहां भेजें? अब ये मैं कैसे बताऊं कि मुझे आंसर कैसे भेजिएगा आप? मैं अपना तो पर्सनल नंबर तो आपको दे नहीं सकता। तो आप जो एड्रेस दिया है सर, एक बार पढ़ दीजिएगा। अच्छा ठीक है पूजा सर, एक बार पढ़ दीजिए। अच्छा, सभी इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण, किंतु आचार्य शुक्ल का योगदान विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। बावजूद इसके शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहने के बदले श्रेष्ठ अथवा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ठीक है ना? कहने के बदले, बावजूद इसके शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहने के बदले श्रेष्ठ अथवा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक एक है कि इतिहास लेखन की परंपरा में एक टॉपिक है, इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन और नामकरण। एक स्वतंत्र रूप से सवाल पूछा जाता है, काल विभाजन और नामकरण। और नामकरण, समस्या क्या है और समाधान क्या है? समस्या और समाधान। इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन और नामकरण। अब जरा इसको बढ़िया से सुनिए और समझिए, मैं आपको समझाता हूं। सब लोग रेडी हैं? मेरी बात सुनने के लिए रेडी हैं सब लोग? सभी लोग तैयार हैं मेरी बात सुनने के लिए?
एक बार तो कोई हाँ ना लिखिए। यस मोहिनी, यस अभिराव। तो अब आ जाइए पूजा। अब आप सब लोग सुनिए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है काल विभाजन करना। अब जरा ध्यान से, यस मैंने देख लिया, सबका देख लिया। यस यस यस। चैनिका सिंह, ओके ठीक है। नया नाम तनु और मीरा तिवारी, यस। प्रियंका कुशवाहा, बिक्की सागर, बड़े नए नाम दिख रहे हैं। कई लोग छुपे रुस्तम हैं, मतलब हैं, मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, वो लोग निर्गुण निराकार हैं। रजनी गुप्ता, यस। तो कभी कभी आपके नाम वहां से छलक कर स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आपके नाम दिख जाते हैं। तो क्या है, शिवानी शर्मा, यस ओके। सर पीवाई के है क्या? यस पीवाई क्यों है। यस आशीष, जगदीश, सब लोग हैं। अब मेरे लेक्चर को खूब बढ़िया से सुनिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जब किया जाता है तो इतिहास कितना लंबा है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा हिंदी साहित्य की शुरुआत 1000 ईस्वी से है और आज चल रहा है 2025 ईस्वी। इतने बड़े कालखंड का इतिहास क्या एक साथ पढ़ा जा सकता है क्या? नहीं, एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है, एक बहुत बड़ा इतिहास कालखंड है। तो इतिहास को पढ़ने का, उसके मूल्यांकन का एक बेहतर और वैज्ञानिक तरीका यह होता है कि हम उसे छोटे छोटे कालों में विभाजित कर लें, इसे डिवाइड कर दें ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और फिर प्राचीन भारत के भी थोड़े टुकड़े किए हैं, मध्यकालीन भारत और ये। तो इतिहास को व्यवस्थित तरीके से पढ़ने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उसका एक काल विभाजन करें, और काल जब विभाजित हो जाए तो उसका एक नाम भी हम दे दें। ये सुविधा के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, कुल इतिहास कितने वर्षों का है? 1025 वर्षों का है। अगर आज तक हम देखें 1025 वर्ष का इतिहास है। अब इसको एक बार में भला कैसे पढ़ सकते हैं आप? संभव नहीं है। इसीलिए इसका काल विभाजन करना जरूरी है। मधुबनी खुटूंगा घर है सर, बुक कैसे ले? मैं कल नाम दे दूंगा, यहाँ मुखर्जी नगर का जो बुक सेलर है वो आपको भेज देगा। तो अब समस्या ये है कि इतने वर्षों का इतिहास कैसे पढ़ा जाए, इसीलिए काल विभाजन नामकरण जरूरी होता है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये होती है हिंदी में काल विभाजन करने की। वो बड़ी समस्या क्या होती है? पहले तो मैं लिख दूं 1025 वर्ष का इतिहास, है ना, ये मैंने लिखा था 1025 वर्ष का इतिहास। समस्या क्या है? समस्या ये है कि साहित्य जो है वो परंपराओं का सहज विकास है, सॉरी संवेदना का विकास है। ये संवेदना है, मानवीय संवेदना। अब मानवीय संवेदना ऐसे चलती रहती है, मानवीय संवेदना को कहां से आप काटेंगे और कैसे काटेंगे? अब मान लीजिए कि प्रेम पर कविताएं लिखी जा रही हैं, तो कैसे आप डिवाइड करेंगे कि यहां का प्रेम अलग है, यहां का प्रेम अलग है, यहां का प्रेम अलग है? दुख दर्द पे लिखा जा रहा है, तो कैसे आप दुख को बांटेंगे कि यहां का दुख अलग है, वहां दुख तो दुखी होता है, प्रेम तो प्रेमी होता है, करुणा तो करुणा ही होती है। यानी कि किसी भी संवेदना को डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पुस्तक लिखी है
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इतिहास नहीं विकास, तो संवेदना को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक बड़ी समस्या है, कैसे आप संवेदना को बांटेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई कवि मान लीजिए कि यहां उसका जन्म हुआ है और ये एक काल विभाजन हमने कर दिया, एक कवि का जन्म यहां हुआ है और वो उसकी मृत्यु यहां होती है। अब ये बीच उसका उसका समय दोनों काल में आता है, ये काल विभाजन किया गया है। इसका जन्म इस काल में हुआ और मृत्यु दूसरे काल में हुई उसकी, ठीक है ना। मान लीजिए कि आदि काल भक्ति काल को हमने बांट दिया, आदि काल जो है वो 1000 से 1400 ईस्वी। लेकिन जो मान लीजिए 1375 में जिसका जन्म हुआ है ना, 1375 में जन्म हुआ और 1425 में मृत्यु हुई, मान लीजिए 50 साल या 1460 में उसकी मृत्यु हुई, जो भी हो। अब इसको आप कहां रखेंगे, किस काल का कवि मानेंगे, इस काल का या इस काल का? यानी कि जो ट्रांजिशन के फेज में आने वाला कवि होता है वो भी एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। जो ट्रांजिशन के फेज में आने वाला कवि है उसको आप कहां रखेंगे, इस काल में उस काल में? जैसे विद्यापति और अमीर खुसरो को लेकर समस्या होती है। तो एक तो संवेदनाओं को डिवाइड करना, दूसरा संक्रमणकालीन कवि रचनाकारों को किधर रखा जाए, तीसरा अगर काल विभाजन कर दिया तो नामकरण कैसे किया जाए, किस आधार पर उसका नाम रखा जाए। ये इतिहास लेखन की बड़ी चुनौती है, समस्या है। लेकिन इसका समाधान भी किया गया। समाधान यूं किया गया कि काल विभाजन और नामकरण के लिए जो सबसे अच्छा आधार बनाया गया वो आधार था, सबकी राय में एक आधार जो सर्वाधिक उपयुक्त आधार माना गया वो था साहित्यिक प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया कि जो ट्रेंड चल रहे हैं उस ट्रेंड में जब परिवर्तन आता है तो उसका हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और इसके लिए प्रवृत्तियों को आधार बनाना सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन कहीं कहीं जहां प्रवृत्तियां साफ नहीं दिखाई देती वहां फिर मुश्किल आ जाता है, वहां क्या किया जाए। मसलन भक्ति काल में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति है तो हमने उस काल का नाम कर दिया भक्ति काल। लेकिन रीति काल में कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक आदि काल में कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती प्रमुख प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल को आदि काल में दिखा था वीरता की रचनाएं ज्यादा है तो उन्होंने वीर गाथा काल कह दिया। लेकिन बाद में देखा गया कि वीरता की प्रवृत्ति ही प्रमुख नहीं है और सारी प्रवृत्तियां भी प्रमुख है, माने और प्रवृत्तियां भी चल रही हैं। तो जहां प्रवृत्तियां स्पष्ट नहीं दिखाई देती वहां क्या किया जाए। फिर भी एक समाधान निकाला गया कि प्रवृत्तियों को आधार बनाया जाए, जहां प्रवृत्तियां साफ ना हो वहां किसी व्यक्ति विशेष के योगदान, किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, ऐसे चीजों को आधार बनाकर काल विभाजन और नामकरण किया जाए। और यही काल हिंदी साहित्य में किया गया, अलग अलग तरीके से आधार बनाकर काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। क्लियर है सबको? अब इसकी भूमि इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे मैंने समझा दिया। अब इसके फॉर्मेट को देखिए कि हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। इसके सबसे पहले हम भूमिका देंगे, एक प्रस्तावना, टाइटल देंगे नहीं, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं भूमिका। और भूमिका में लिखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रक्रिया में
सर्वाधिक गंभीर चुनौती काल विभाजन नामकरण की है। काल विभाजन नामकरण की। अब यहां बताएंगे चूंकि साहित्य नामकरण की। एक मिनट। सर्वाधिक गंभीर चुनौती काल विभाजन नामकरण की। किंतु इतिहास के व्यवस्थित अध्ययन के लिए हेतु काल विभाजन और नामकरण आवश्यक। किंतु इतिहास के व्यवस्थित अध्ययन हेतु काल विभाजन नामकरण आवश्यक। ठीक है। अब बताएंगे समस्या क्या है और तब समाधान। नंबर 1, नंबर 2 मुख्य भाग। मुख्य भाग में समस्या बताएंगे। मुख्य भाग में समस्या बताएंगे। समस्या क्या है? समस्या क्या है? साहित्य साहित्यिक या ऐसे कह सकते हैं साहित्य संवेदना का विकास। और संवेदना का साहित्य संवेदना का विकास और संवेदना का विभाजन कैसे हो। नंबर 2 संक्रमणकालीन रचनाकारों को कहां रखा जाए। रचनाकारों का वर्गीकरण या रचनाकारों संक्रमणकालीन रचनाकारों को कहां रखा जाए। गौण प्रवृत्तियां जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो तो दिखाई दे देती हैं। गौण प्रवृत्तियों को कैसे दिखाया जाए या गौण प्रवृत्तियों को कैसे दिखाया जाए।
फिर एक समस्या ये है कि काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या हो। नामकरण का उपयुक्त आधार क्या हो। तो इस तरह की समस्या है साहित्य में। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन नामकरण की समस्या है। अब बताएंगे समाधान। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिए। नोट हो जाए तो बोलिए डन। जल्दी से नोट करिए। डन। ओके। काजल, चैनिका सिंह, ज्योति सिंह, अर्चना कुमारी, यस। करिश्मा, खुशी, प्रियंका, यस। शोएब, सैफी। सर इसको ऐसे लिखे या इसको और कुछ ऐड करना है। नहीं ऐसे लिखिए जो बता रहा हूं। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, समाधान। समाधान कैसे निकाला गया। प्रायः प्रवृत्तियों को आधार बनाना। प्रायः प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है। प्रायः प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है समाधान के रूप में। कहीं 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 व्यक्ति विशेष, कहीं कहीं किसी सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, कहीं कहीं किसी सामाजिक सांस्कृतिक घटना, आंदोलन, कहीं कहीं किसी सामाजिक सांस्कृतिक घटना, आंदोलन अथवा राजनीतिक घटना को आधार बनाया गया है। कहीं 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 व्यक्ति विशेष के योगदान को, कहीं व्यक्ति विशेष के योगदान, कहीं व्यक्ति विशेष के योगदान को आधार बनाया गया है। कहीं व्यक्ति विशेष के योगदान, जैसे प्रेमचंद के योगदान को देखते हुए प्रसाद युग, तो ऐसे काल विभाजन नामकरण किया गया है। कुछ अन्य आधार है, तो ऐसे आधार बनाकर काल विभाजन नामकरण किया गया है। ठीक है, ये सब एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में अलग अलग करके बता रहा हूं।
ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, वरना सब हम लोग एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। समस्या, समाधान। प्राय प्रवृत्तियों का आधार बनाया गया, कहीं कहीं किसी सामाजिक सांस्कृतिक घटना, आंदोलन अथवा राजनीतिक घटना को आधार बनाया। जैसे आजादी, स्वतंत्रता पूर्व की कहानियां, स्वातंत्र्योत्तर कहानियां, आजादी स्वतंत्रता को बीच में रख के विभाजन किया गया। कहीं व्यक्ति विशेष के योगदान को, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। हाँ, एग्जाम में जहां चले वहां लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए, प्रयास, काल विभाजन, काल विभाजन और नामकरण के प्रयास। काल विभाजन नामकरण के प्रयास किन लोगों ने किए हैं? तो काल विभाजन नामकरण के प्रयास बता देंगे। सबसे पहला प्रयास किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहला प्रयास, प्रथम प्रयास, 11 कालखंडों में, 11 कालखंडों में विभाजन और नामकरण। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास है मिस्र बंधुओं का, मिस्र बंधुओं का प्रयास 8 खंडों में, 8 खंडों में विभाजन। आचार्य शुक्ल, सर्वाधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक। चार कालखंडों में, चार कालखंडों में विभाजन और नामकरण। शुक्ल जी के बाद उन्हीं के ढांचे का प्रयोग करते हुए उन्हीं के ढांचे का प्रयोग करते हुए अन्य इतिहासकारों द्वारा काल विभाजन और नामकरण। तो ये हुआ है शुक्ल जी के बाद, उन्हीं के ढांचे का प्रयोग करते हुए दूसरे लोगों ने काल विभाजन और नामकरण किया। ठीक है ना? उसके बाद आप दे देंगे निष्कर्ष।
नोट करिए। डन। अब लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में दे देंगे काल विभाजन और नामकरण की समस्या का प्राय समाधान हो चुका है। प्राय समाधान। आदिकाल रीतिकाल आदि नामकरण को लेकर विवाद, किंतु अब आम सहमति बन चुकी है इन नामों को लेकर। काल विभाजन नामकरण की समस्या का प्राय समाधान, आदिकाल रीतिकाल आदि नामकरण को लेकर विवाद, किंतु अब आम सहमति बन चुकी है। अब हिंदी साहित्य के पद और गद्य दोनों के इतिहास। अब हिंदी साहित्य के पद और गद्य दोनों के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का कार्य क्या कह सकते हैं? काल विभाजन और नामकरण। अब हिंदी साहित्य के पद और गद्य दोनों के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण प्राय संपन्न, या दोनों के इतिहास के काल विभाजन, दोनों के इतिहास के काल विभाजन नामकरण को लेकर सामान्यतः कोई विवाद नहीं। अब हिंदी साहित्य के पद और गद्य दोनों के इतिहास के काल विभाजन, इतिहास में कर लीजिए, इतिहास की जगह इतिहास में काल विभाजन नामकरण को लेकर समानता कोई विवाद नहीं। बस। ठीक है सभी लोग। बस आज के लिए इतना ही। आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिएगा।
डन। काजल, काजल के नाम से मुझे एक मोहिनी, यस। चलिए एक सवाल मैं देता हूं। हाँ, बस फिनिश। एक सवाल लिख लीजिए। आज का प्रश्न आपके लिए होमवर्क, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आप यानी कि आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आप सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ सब इतिहास ग्रंथ किसे और क्यों मानते हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तर्क संगत उत्तर दीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपका प्रश्न है, आज का प्रश्न है। 250 शब्दों में उत्तर लिखना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के परंपरा में आप सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ किसे और क्यों मानते हैं? तर्क संगत उत्तर। 250 शब्दों में कितने पेजेस? 2 पेजेस लिखिए। 150, 150, 300 हो जाएगा। 150, 2 पेज लिखिए, उत्तर हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 2 पेज, आगे पीछे या आमने सामने। अमित गंगवार कह रहे हैं कि यूपी पीलीभीत से कौन कौन है? संतोष गंगवार जी हैं पीलीभीत से, और एक आप हैं अमित गंगवार। संतोष गंगवार जी जीतते रहे, वहां से सांसद बनते रहे, फिर मेनका गांधी आ गई। हाँ काजल, मैं ये कह रहा था कि काजल पर एक सूफी संत ने कहा कि काजल डालो किरकिरा, सुरमा सहा न जाए, जिन आंखों में पिया बसे, दूजा कोई ना समाए। तो मुझे सूफी कवि की पंक्ति याद आ गई थी काजल के नाम से। काजल डालो किरकिरा, सुरमा सहा न जाए, जिन आंखों में पिया बसे, दूजा कोई ना समाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कल इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सी यू अगेन टुमारो। कल हम मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।